convert a physical quantity from one unit of measurement to another unit. एक यूनिट से जब हम दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे यूनिट कन्वर्जन हो रहा है, यूनिट कन्वर्जन के साथ साथ किस अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, वो हमने डिस्कस किया था। तो उसमें एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया कि इफ द फिजिकल क्वांटिटी मेजर इन अ सर्टेन यूनिट, सर्टेन मेजरमेंट, तो यदि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर यूनिट में मेजर कर रहे हैं, जैसे उसका यूनिट चेंज करेंगे तो यूनिट तो चेंज होगा ही, साथ साथ में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। यदि किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और दूसरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, और उस पर्टिकुलर फर्स्ट जिस यूनिट में आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उस फर्स्ट यूनिट में उसका यूनिट u1 है और सेकेंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में उसका यूनिट u2 है, तो ये क्या होगा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो n और u का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट मेजरमेंट एक पर्टिकुलर, उसका जो मेजरमेंट एक पर्टिकुलर यूनिट में हो रहा है तो उसको किस अकॉर्डिंग लिखेंगे, m1 to the power a, l1 to the power b और t to the power c, that is dimensional formula of that physical quantity in one unit of measurement। abc तो मास, लेंथ और टाइम की क्या है, डायमेंशंस है। m1 l1 t1, that is the unit of mass, length and time in that unit of measurement। जिस भी यूनिट में आप उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, मेजरली दो यूनिट होती है, या तो ऐसा यूनिट या फिर सीजीएस यूनिट। तो यदि ये ऐसा यूनिट ले रहे हो तो ए बी सी उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस है, और m1 l1 और t1 दैट इज यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन द एसआई सिस्टम। अब n2 क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब सेकंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आपने लिया फॉर एग्जांपल सीजीएस, तो ये सीजीएस सिस्टम है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू। और u2 क्या हो जाएगा, m2 l2 t2, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। क्योंकि देखिए फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उसकी डायमेंशन, मास, लेंथ और टाइम की सेम ही रहने वाली है। सिर्फ चेंज क्या होगा, मास, लेंथ और टाइम को, टाइम की जो यूनिट्स हैं सेकेंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ मास के लिए m1 आया तो यहाँ मास की यूनिट के लिए m2 आया, यहाँ लेंथ की यूनिट के लिए l1 आया तो यहाँ लेंथ की यूनिट के लिए l2 आया, यहाँ टाइम की यूनिट के लिए t1 आया तो यहाँ टाइम की यूनिट के लिए t2 आया। क्योंकि जब मैं फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज कर रहा हूँ तो क्या चेंज हो रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज हो रही है और साथ साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, डायमेंशन उसकी सेम है। तो n2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 होल पावर a, l1 अपॉन l2 होल पावर b और t1 अपॉन t2 होल पावर c। ये आपका क्या हो जाएगा, n2 की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब देखिए जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे उसमें से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे द वैल्यू ऑफ जी is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये आपका इसका वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू एसआई यूनिट के अंदर, एसआई सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power minus 11। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी।
तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m-1 L3T-2। तो देखिए जितनी भी आप डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस करने वाले हैं उसमें सब में डायमेंशनल फॉर्मूला सबसे एसेंशियल चीज है। तो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है तो आप कोई भी एप्लीकेशन उसकी सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसके अंदर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -1। यहां तक समझ में आया? इज इट क्लियर? अब हमारा पहला सिस्टम है एसआई सिस्टम और इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है सीजीएस सिस्टम। तो दूसरा सिस्टम है सीजीएस। अब देखिए एसआई सिस्टम में m1 यानी मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। L1 इसका लेंथ का यूनिट होता है मीटर और T1 इसका यूनिट होता है सेकंड। और न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या है, 6.67 × 10⁻⁻⁻। अब m2 दैट इज द यूनिट ऑफ मास इन ग्राम। हाँ भाई, किया कि नहीं किया? सिर्फ एक कृषा नहीं किया, बाकी किसी ने नहीं किया है? चलिए क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू द अर्थ। सो जूल इज अ एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। तो डायमेंशन है m1 L, डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L1 T-2। तो a की वैल्यू आपकी है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -2। ठीक है। अब पहला सिस्टम एसआई सिस्टम है, तो एसआई सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1। अब सीजीएस सिस्टम में, दूसरा सिस्टम मेरा सीजीएस सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट होता है ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड और न्यूमेरिकल वैल्यू n2 मुझे कैलकुलेट करनी है। अब फॉर्मूला देखिए, n2 फॉर्मूला कैसा रहेगा, देखिए n2 इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई विथ m1 अपॉन m2 होल पावर a, l1 अपॉन l2 होल पावर b, t1 अपॉन t2 होल पावर c। अब हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू है, तो n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू तो 1 हो गई, m2 सॉरी m1 है किलोग्राम, m2 है ग्राम, होल पावर 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर होल पावर 2 और सेकंड अपॉन सेकंड होल पावर -2। तो देखिए सेकंड और सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम 1000 ग्राम अपॉन ग्राम होल पावर 1 और ये हो जाएगा सॉरी 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर होल पावर 2। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये हो गया 10⁻³ और ये 10⁻⁴। तो ओवरऑल ये क्या हो गया 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, यानी 10 क्या हो गई 7, क्या हो गई 7। तो आंसर आया 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ। क्या आया 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ। देखिए 10⁻⁷ कैसे आया, देखिए ये है 1000 होल पावर 1, तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये हो गया 10⁻³ होल पावर 1, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 100 का स्क्वायर, तो 100 यानी 10⁻² इंटू 2 होल पावर 2, तो क्या हो गया 10⁻⁴ और 10⁻⁴ और 10⁻³ क्या हो जाएगा 10⁻⁷। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 10⁻⁷। इज इट क्लियर? एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? ठीक है, सो दैट इज अ फर्स्ट application of dimensional analysis.
in which we convert a physical quantity from one unit of measurement to another unit. ठीक है, अब हमारा आता है सेकेंड एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? That derive a relation among, क्या देखिए सेकेंड एप्लीकेशन हम ले लेते हैं टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन. सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? टू चेक द डायमेंशनल एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन. सपोज ये एप्लीकेशन क्या बता रही है कि सपोज आपको कोई एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी है या कोई भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कंबाइन करके एक रिलेशन दे रखा है. गिवन रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. मतलब आपको एक कोई रिलेशन दे दिया जिसके अंदर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर लिंक्ड विद ईच अदर. अब आपको चेक करना है कि एक्चुअली दैट रिलेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट. मतलब मैंने 4-5 फिजिकल क्वांटिटी को मिक्स करके एक रिलेशन बना दिया. अब वो रिलेशन डायमेंशनली कंसिस्ट करता है या नहीं करता है, उसको चेक करना है. ठीक है, सो दैट वी कैन चेक फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस. अब किसी भी इक्वेशन या किसी भी फॉर्मूला का कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है एंड दैट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. Principle of homogeneity. Now, principle of homogeneity states that if a equation or if a formula is dimensionally consistent, this principle states that if any equation or formula is dimensional consistent, then dimensional formula of each expression is same or equal. Yes. So, to check the dimensional consistency of an equation or a formula, we have used the principle of homogeneity. And principle of homogeneity states that if any equation or formula is dimensionally consistent, then dimension of each term of equation hello this principle states that if any equation or formula is dimensional consistent, then dimension of each term of the dimension equation on the both the side should be the same. यानी इक्वेशन में दो साइड रहेगी LHS और RHS. तो LHS और RHS साइड में जो भी डिफरेंट टर्म्स प्रेजेंट है, उन सारी डिफरेंट टर्म्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. उनका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए. डायमेंशन सेम होगी तभी उनका क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा? इक्वल होगा. If the equation or a formula is dimensionally consistent, then each dimension
dimension of each term on the both the side of equation should be same. So that is called principle of homogeneity. अब देखिए इस प्रिंसिपल को कैसे हमें अप्लाई करना है, ठीक है. We are taking one example. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आया आप लोगों को? जैसे आपको क्वेश्चन दिया, चेक S is equals to UP plus half AT square is dimensionally consistent or not, where S is displacement, U is initial velocity, A is acceleration, and T is the time. तो हम कैसे चेक करेंगे कि आपका जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं. सो टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन वी आर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि आपकी जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन की जो दोनों साइड्स हैं, उन दोनों साइड्स में जो डिफरेंट टर्म्स प्रेजेंट है, उन सारी डिफरेंट टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए. तो देखिए अभी आपकी इक्वेशन है S इज इक्वल टू UP प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो अब इसमें डिफरेंट टर्म्स कौन सी है? S, फिर ये LHS साइड, RHS साइड में दो डिफरेंट टर्म्स कौन सी है? UT और हाफ AT स्क्वायर. UT और हाफ AT स्क्वायर. तो इक्वेशन इज डायमेंशनली consistent if dimension of S is equals to dimension of UT is equals to dimension of half AT square. ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा है कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगी यदि उस इक्वेशन में जितने भी डिफरेंट टर्म्स प्रेजेंट हैं, उन डिफरेंट टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए ऑन द बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का, इस टर्म का, इस टर्म का और इस टर्म का क्या चेक करेंगे? डायमेंशन, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करेंगे. और वो डायमेंशनल फॉर्मूला तीनों का इक्वल आता है तो आपकी ये इक्वेशन डायमेंशनल कंसिस्टेंट है, अदरवाइज डायमेंशनल कंसिस्टेंट नहीं. तो अब कैसे चेक करेंगे? देखिए पहले हमने चेक किया डायमेंशन ऑफ S. तो क्या हुआ? S एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला हुआ m0 L1 T0. ठीक है. फिर आया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ UT. तो U आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0 L1 T माइनस, और T का डायमेंशनल फॉर्मूला T1. क्योंकि ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी प्रोडक्ट में रहेंगे. ठीक है. T-1 और T1 कैंसिल हो गए, तो ये क्या बचा? m0 L1 T0. फिर हमने नेक्स्ट निकाला डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर. तो देखिए हाफ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है. यह आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा डायमेंशन लेस होती है. ठीक है. तो ये डायमेंशन लेस. फिर एक ही डायमेंशन m0 L2 L1 T माइनस 2, और उसके साथ T2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ये T2 से ये T2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया m0 L1 T. तो देखिए ये तो तीनों टर्म आई S, UT और हाफ AT स्क्वायर. इन तीनों टर्म्स का आपका देखिए डायमेंशन फॉर्मूला
तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला ये और ये तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, डायमेंशनल कंसिस्टेंट है, मतलब ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। डायमेंशनल कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, एग्जैक्टली या एक्चुअली फिजिकली ये मैथमेटिकल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। यदि डायमेंशनल कंसिस्टेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, इफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन ऑन द बोथ द साइड आर सेम। जितनी भी अलग अलग टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इज इट क्लियर? एनी डाउट? Okay, now one more question we are doing in this application. Question है f is equals to neta a dv by dx, यानी f क्या है, F is viscous force neta is coefficient of viscosity A is surface area and dv by dx is velocity gradient. अब क्या पूछा है, चेक वेदर दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट और नॉट। ये एक्सप्रेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये चेक करना। तो कैसे चेक करेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनल कंसिस्टेंट इफ each term of the equation on the both the side are same. यानी एक टर्म है f, तो f की डायमेंशन और नीटा a dv by dx की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि दोनों की डायमेंशन सेम हुई तो ही क्या होगा, ये एक्सप्रेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब F क्या है, फोर्स, विस्कस फोर्स है, तो फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 L1 T माइनस, ये फोर्स की डायमेंशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका एरिया। तो एरिया की डायमेंशन फॉर्मूला m0 L2 T0। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला याद है किसी को, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला कौन बताएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया m0 L0 T माइनस 1। ओके, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज m1 L-1 T
-1, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ठीक है, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने यहाँ लिखी दिया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं LHS और RHS साइड। तो LHS है m1 L1 T-2 और नीटा है m1 L-1 T-1 इंटू A का डायमेंशन है L2 इंटू dV/dx, इसका डायमेंशन फॉर्मूला है T-1। यदि इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करें, देखिए LHS साइड है m1 L1 T-2 और RHS साइड देखिए m1 L-1 T-1 इंटू L2 इंटू T-1। तो देखिए L-1 और L+2, तो L1 बच जाएगा, तो m1 L1 और ये आ जाएगा T-। तो देखिए LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड की डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ये दोनों इक्वल आए हैं। दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ये एक्सप्रेशन क्या होगा? डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगा। Is it clear? समझ में आया सेकेंड एप्लीकेशन? ठीक है, ये इस एप्लीकेशन का पहला टाइप हमने डिस्कस किया। पहला टाइप क्या है कि आपको चेक करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं। अब इसमें सेकंड वैरायटी क्या पूछी जाती है? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ये दिया हुआ है। क्या हुआ है? आपको इक्वेशन दिया हुआ है कि इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। आपको क्या चेक करना है? उस डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट प्रेजेंट है, उन कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जो सेकंड टाइप है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। आया समझ में? एनी डाउट टू एनीवन? आज समझ में आया जो समझाया मैंने दोनों एप्लीकेशंस?